Hello everyone, welcome back to my channel Parle Social Science. A very good morning to all my students and all my friends. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो सॉरी, पर मैं आज पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो बुक सेकंड है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारा जो फर्स्ट बुक है वो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम सिर्फ वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडिया के बारे में उसमें हम बहुत कम पढ़ेंगे। लेकिन इस बुक में हम पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद के पॉलिटिक्स को हम इस पूरे किताब में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिलता है, उसके बाद हमें अपने नेशन को बनाना है, क्योंकि उस वक्त तो ब्रिटिश रूल था उससे पहले। तो हमें अपना एक इंडिया, अपने भारत नेशन को बनाना है, उसमें हमें उसको बिल्ड करना है, फिर से उसको तैयार करना है, उसी तरह मजबूत करना है। तो हमें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब हमें 14 अगस्त को मिड नाइट आवर को, जब हमें रात को, हम जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो एक असेंबली रखे थे 14 अगस्त को मिड नाइट में, ठीक है, आधी रात को। तो 15 अगस्त हो ही गया 12 बजे के बाद, तो हमें इंडिपेंडेंस मिलता है। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो स्पीच देते हैं ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, और वो कहते हैं एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, इंडिया जागा हुआ है लाइफ के लिए, फ्रीडम के लिए। तो ये स्पीच देते हैं, कौन देते हैं? जवाहरलाल नेहरू देते हैं। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलता है 15 अगस्त को, तो दो गोल्स थे जिसके लिए सब अग्री करते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स बैठे थे वहाँ पे अग्री करते हैं दो गोल्स को लेकर। एक ये अग्री होते हैं कि हाँ, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो ये नया भारत बनेगा, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक वे से हम अपने देश को चलाएंगे। यहाँ पे डिक्टेटरशिप या फिर कोई राजा रूल नहीं करेगा, हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में रूल करेंगे अपने देश को। इस बात से सब सहमत हो जाते हैं। सेकंड ये होता है कि जो लोग हैं ये और एक बात पे अग्री करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये सबके लिए काम करेगा। जो गवर्नमेंट चलेगी, जो सरकार बनेगी, वो ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही है, उसका भला कर रही, नहीं। सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस है, स्पेशली जो बैकवर्ड है, जो सोशली बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए जो ग्रुप्स है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के लिए हम सब अग्री कर दिए थे। लेकिन हमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमें क्या मिला था? एक अच्छा खासा तोहफा मिला था, पार्टीशन। तोहफा कहना बुरा होगा, एक शॉक मिला था, पार्टीशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो गोल्स थे जिसके लिए सब अग्री कर दिए थे। तो इस चैप्टर में हम चैलेंजेस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त एकदम इंस्टेंटली क्या क्या डिफिकल्टीज को हमें फेस करना पड़ा था। तो पहला था पार्टीशन, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया था 1947 में। सेकेंड था वायलेंस, इतना वायलेंस हो रहा था दोनों कम्युनिटीज के बीच में, मुस्लिम हिंदूज के बीच में इतना वायलेंस हो रहा था, मार धार, इतना लोगों को मारा जा रहा था, वुमेन की रेप किया जा रहा था, घर को लूटा जा रहा था, इतना वायलेंस हो रहा था। सेकंड, ये हमारा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बहुत बुरा था। थर्ड था डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, जो इंडिया में मुस्लिम से उनको पाकिस्तान जाना है, और पाकिस्तान में जितने भी सिख है और जितने भी हिंदूज हैं उनको कहाँ आना है? इंडिया आना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें बहुत मार धार हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, अटैक किया जा रहा था। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था पोवर्टी। हम सोने की चिड़िया कहते थे, हमें कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश हमारी पूरे खून को चूस कर ले गए थे। यानी कि इंडिया में कुछ छोड़ कर नहीं गए थे, सब कुछ लेकर चल गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त, बिल्कुल बजट जीरो था हमारे पास, बहुत कम, कुछ समथिंग 70 लाख या करोड़, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर ऐसा कुछ बहुत कम लो बजट था हमारा। और हम उतने ही बजट में, उतने ही हमें क्या करना है, अपने पूरे देश को चलाना था। पोवर्टी था, गरीबी था, सारे लोग गरीबी से जूझ रहे थे, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा था। तो ये तो सिचुएशन था कि पोवर्टी था, पार्टीशन था, अटैक हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, लेकिन हमें मेन चैलेंजेस को अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे 3 बिग चैलेंजेस। हमारे क्या 3 बड़ा चैलेंजेस था जो हमें तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद उठाना पड़ा, फेस करना पड़ा। पहला है टू बिल्ड द नेशन, सेकंड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सोसाइटी। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल आएगा, श्योर देती हूँ कि हाँ ज़रूर आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि ज़रूर आएगा। क्योंकि देखिए, तुरंत हमें इंडिपेंडेंस मिला, क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा, ये तो बहुत एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। मैं जैसे बनाई हूँ चार्ट, फ्लो चार्ट, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपको अच्छे से याद रहेगा।
ठीक है। तो सबसे पहला है टू बिल्ड द नेशन। हमारा आपको पता है कि इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हर एक रिलीजन के। ऐसा तो था नहीं कि पार्टीशन के बाद सारे ही मुस्लिम चले गए थे पाकिस्तान, नहीं, मैं तो अभी भी यही हूँ, यानी मेरे जितने भी दादा परदादा होंगे वो लोग तो नहीं गए होंगे, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम्स और भी अदर रिलीजन के लोग थे जो इंडिया में रहते थे उस वक्त, ठीक है ना, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, क्रिश्चियंस, बहुत सारे लोग रहते थे, तो अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग थे। तो पहला हमारे पास ये चैलेंजेस था कि हमें सबको एक करना है, यूनाइट करना है, हमें अकोमोडेट करना है, सबको एक ही छतरी के नीचे लाना है। जिस तरह से हमारे इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, सबको हमें एक ही छतरी के नीचे लाना है और सबको एकदम डाइवर्सिटी है, सबको यूनाइट करना है। सेकंड था एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेकंड था कि देखिए इससे पहले कौन था, ब्रिटिश कर रही थी, ब्रिटिश रूल कर रही थी, उनका अपना कुछ रूल था, अपना रेगुलेशंस था, वो अपने से खुद से कंट्रोल कर रहा था। एक तरह से बोले तो वो डिक्टेटरशिप चला रहे थे, वो तो हमारी कुछ सुन नहीं रहे थे, वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना है, यानी हमें इलेक्शन करवाना है। ये एक चैलेंजेस था हमारे पास कि इतना बड़ा हमारा जो पॉपुलेशन है, इसमें हमें इलेक्शन करवाना है, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है कि पार्लियामेंट होगा हमारा, एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उन्हें हम चुनकर इलेक्ट करेंगे, वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए कानून बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक चैलेंजेस था। और हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1946 से लेकर 49 तक में, और हम 50 में अडॉप्ट करते हैं, उसे भी हमें अपनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने देश को चलाना है। ये भी हमारा एक चैलेंजेस था, ठीक है ना। थर्ड चैलेंजेस था डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सोसाइटी। देखिए ब्रिटिश के टाइम पे क्या हो रहा था कि कुछ ही % के लोग डेवलप कर रहे थे, वो पैसा कमा रहे थे, अमीर हो रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, बाकी और सेक्शन के लोग बहुत गरीब हो गए थे, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत गरीब था। तो हमें क्या करना है, सबका भला करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि बस कुछ ही लोगों को लेकर चल रहे, नहीं, सबको एक साथ लेकर चलना है, सबका वेलबींग देखना है और इक्वालिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। जो भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ लाना है, उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, प्रमोट करना है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है, देश को इकट्ठे करके साथ लेकर मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा 3 मेन बिग चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था पार्टीशन। पार्टीशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पार्टीशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, रिहेबिलिटेशन हो रहा था, यानी कि डिस्प्लेस हो रहे थे लोग और नए नई जगह शिफ्ट हो रहे थे। इंडिया में जितने मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जा रहे थे अपने घर को छोड़ के, बहुत कुछ अपने प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ छोड़ कर जा रहे थे। पाकिस्तान में जितने भी हिंदूज थे वो कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ये बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत पेनफुल हमारे लिए था, ठीक है। तो 15 अगस्त में जब हमारा पार्टीशन हो गया, और 14 अगस्त में हुआ था पार्टीशन, इसीलिए जो पाकिस्तान वाले हैं, यानी जो पाकिस्तानी है, वो 14 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं और हम बनाते 15 अगस्त को, क्योंकि हमें 12 बजे के बाद हमें फ्रीडम मिला था। लेकिन पार्टीशन हो गया था 14 अगस्त को। तो जो ये पार्टीशन हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान एक अलग बनाया गया, ये किस तरह से बनाया गया था, तो ये एक थ्योरी लाया गया था। वो कौन लाए थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये वो इंसान है जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ था, ठीक है। ये वो इंसान है मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रपोज करते हैं 2 नेशन थ्योरी। इनका कहना है कि एक देश में दो रिलीजन के लोग नहीं रह सकते, यानी कि इंडिया में हिंदू भी मुस्लिम भी नहीं रह सकता है, दोनों के लिए अलग अलग देश बनना चाहिए। तो ये किसके, कौन से पार्टी से थे, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके लीडर थे कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये प्रपोज करते हैं 2 नेशन थ्योरी 1940 में, कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे सिर्फ हिंदूज को ट्रीट किया जाता है, हिंदूज को फैसिलिटीज दिया जाता है, हिंदूज को ही अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, हम मुस्लिम को कुछ नहीं दिया जाता है। तो ये क्या बोले कि मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाया जाएगा अलग कंट्री, और हिंदूज के लिए इंडिया रहेगा ही, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी पार्टीशन हो गया। बहुत ही पेनफुल मोमेंट था हमारे लिए, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था, पर क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। पर आप सोचिए अगर नहीं होता पार्टीशन तो क्या होता। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर पार्टीशन नहीं होता इंडिया और पाकिस्तान का तो क्या होता, आप अपनी राय मुझे बताइए, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था कि हाँ, 2 नेशन थ्योरी आया और इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल अलग हो गए। पाकिस्तान में अलग चैलेंजेस उनका था, और हमारे इंडिया में तो बहुत ही सारा चैलेंजेस था। क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग थे, और हमारे लीडर्स को सबको इकट्ठे करके एक साथ एक छतरी के नीचे लाकर ऐसे करके रखना पड़ रहा था, ठीक है। एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो पाकिस्तान, जो ये नाम है, इसको सबसे पहले किसने कहा था, यानी कि जो पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके माइंड में आया था। तो ये एक स्टूडेंट है, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट है, उनका नाम है चौधरी रहमत अली। ये दिए थे सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड। सबसे पहले आपको एग्जाम में आएगा अगर 1 वर्ड में कि पाकिस्तान की जो वर्ड है सबसे पहले कौन इसको लाया था, यानी किसके माइंड में सबसे पहले आया था, तो आपको क्या लिखना है, चौधरी रहमत अली, ठीक है। तो ये तो बिग चैलेंजेस। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि पार्टीशन का जो प्रोसेस था वो कैसा था, अब हम ये समझेंगे। पार्टीशन तो बहुत पेनफुल था, ये हमें पता है, बहुत पेनफुल था। रिलीजन में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मारा पीटा जा रहा था, लेकिन ये
प्रोसेस हुआ कैसे था, ये पार्टीशन हुआ कैसे कि चलो वहाँ पाकिस्तान होगा या इंडिया होगा, ऐसा कैसे हुआ था, चलिए समझते हैं। ठीक है, पार्टीशन का जो हमारा जो प्रोसेस था वो बहुत पेनफुल था, लेकिन फिर भी हमें इसे इम्प्लीमेंट करना था। तो हमने कैसे किया, तो हम डिसाइड किए कि हम फॉलो करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब होता है जब कोई भी धर्म के, जैसे कि इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में ज़्यादा है, तो कोई भी पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, फिर कोई चीज़ में ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे टॉफ़ीज़ है, आपके पास कच्चा मैंगो टॉफ़ी ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कच्चा मैंगो टॉफ़ी मेजॉरिटी में है, ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो इक्लेयर्स चॉकलेट है वो कम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा ये इसको फॉलो किया गया कि जिस भी प्लेस में, जिस भी रीजन में ज़्यादा मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है, वहाँ पे एक पाकिस्तान देश, पाकिस्तान कंट्री बना दिया गया, बना देंगे। लेकिन हमारे पास इसमें भी हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। कैसे, चलिए समझते हैं वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले ये हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था कि कोई एक जगह पे ऐसा था ही नहीं कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। ऐसा पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं था कि चलो यहाँ पे सिर्फ साउथ में मुस्लिम्स है, नॉर्थ में नहीं है, या फिर सिर्फ एक ही जगह पे मुस्लिम्स है, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई सिंगल बेल्ट ही नहीं था जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी हो। हमें दो रीजन मिला था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, जैसे कि एक था पंजाब, एक था बंगाल। एक यहाँ पे हमें बहुत मुस्लिम मिला था और एक हमें क्या मिला था यहाँ पे बंगाल के पास। ठीक है, बंगाल, असम, ये पूरे रीजन में, बांग्लादेश जो अभी का बांग्लादेश है, इस रीजन में हमें बहुत मुस्लिम्स थे और इस रीजन में बहुत मुस्लिम्स थे। तो डिसाइड किया गया कि भाई देखो, अब तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कंट्री बनेगा, यहाँ एक पाकिस्तान कंट्री बनेगा, दोनों मिलेगा कैसे, ये तो पॉसिबल है नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या किए, दो पाकिस्तान बना दिए। हम क्या किए, इसको ज्वाइन तो हम कर नहीं सकते, दोनों देश को मिला नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन ये लोग अग्री भी नहीं थे कि चलो एक ही पाकिस्तान बनाते, नहीं, वो लोगों का कहना था, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि नहीं, दो दो जगह पे मेजोरिटी है, दो देश बना दो। तो हमने क्या कर दिया, दो पाकिस्तान बना दिया। एक बना दिया ईस्ट पाकिस्तान, एक बना दिया वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो अभी स्टिल वो एग्जिस्ट करता है, ईस्ट पाकिस्तान जो नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान फ्री होकर 1971 में एक बांग्लादेश एक कंट्री बन जाता है। तो पहले हमारे पास दो पाकिस्तान था, ये आपको याद रखना है। एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। अभी हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, 1971 में बांग्लादेश बन चुका है। चलिए, फर्स्ट ये डिफिकल्टी फेस करना पड़ा था इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। सेकंड, हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि सारे ही मुस्लिम्स, जितने भी इंडिया में मुस्लिम्स थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान चले जाए, यानी कि, या फिर जितने भी मुस्लिम्स थे इंडिया में, वो नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बहुत लोग इंडिया में ही रहना चाहते थे। जैसे कि ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम था कि बहुत कोई नहीं जाना चाहते थे, उनको इंडिया पसंद था, वो अपने भारत देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जैसे कि मैं, मेरे दादा, मेरे परदादा, वो लोग छोड़कर नहीं गए थे। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल फ्रंटियर गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी के एक फ्रेंड थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, फ्रेंड भी कह सकते हैं, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन फिर भी इनको जाना पड़ा। तो ये भी एक सिचुएशन था हमारे पास। थर्ड, ये हमारा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था पार्टीशन के टाइम पे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो पंजाब और बंगाल में था, उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी होंगे। उनका क्या होगा, ये तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन इनमें जो नॉन मुस्लिम्स है उनका क्या है, यानी हिंदूज है, सिख है, ईसाई है, उनका क्या है, उनका क्या हो सकता है। तो क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि बाइफर्केट कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास दो पंजाब है, एक है उन लोगों का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, एक है हमारे पास हमारा पंजाब। आप अभी भी देख सकते हैं कि एक है बांग्लादेश, मुस्लिम लोगों का बांग्लादेश, और एक हमारे पास वेस्ट बंगाल है। तो ऐसा डिसाइड किया कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मतलब होता है जो कम संख्या में, जो डिफरेंट है, जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए इंडिया में बना दिया, इंडिया का एरिया उनको दे दिया गया, इंडिया की तरफ उनके लिए बंगाल बना दिया गया, और पाकिस्तान की तरफ मुस्लिम्स के लिए बना दिया गया। सेम वो प्रोसेस यहाँ भी किया गया। पंजाब में हमारे पास भी एक पंजाब है, और अभी भी देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो हमारे पंजाब में पंजाबी हिंदूज रहते हैं और उधर के पंजाब में मुस्लिम्स रहते हैं। तो इस तरह से किया गया। ठीक है, फोर्थ, हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि बहुत सारे माइनॉरिटीज़ थे, दोनों साइड बॉर्डर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था, और पाकिस्तान में जो हिंदूज थे, सिख थे, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। उनको बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा था, बहुत मर्डर किया जा रहा था, अटैक, जो वुमेन थी उनका रेप किया जा रहा था, वायलेंस हो रहा था, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती उनका घर छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो पाकिस्तान में जितने भी हिंदूज थे उनको इंडिया आना पड़ रहा था अपने घर छोड़कर, इंडिया में जितने मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ रहा था अपने घर छोड़कर। तो इन तरह की बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था हमें पार्टीशन के टाइम पे। पार्टीशन हमारे लिए एक बहुत ही दुखद, एक कह सकते हैं घड़ी हुआ था हमारे लिए, लेकिन हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। पर बस पढ़ सकते हैं कि हाँ, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन बस उसको समझ सकते पढ़ कर कि हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन जो रियल में हुआ तो वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितना वायलेंस हुआ था, कितना लड़ाई झगड़े हुआ था दोनों रिलीजन के बीच में। तो इस तरह से एक हमारा पंजाब बना दिया गया, एक उनका पंजाब बना दिया गया, एक हमारा वेस्ट बंगाल बना दिया गया, एक उनका ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और बाद में क्या बन गया, वो बांग्लादेश।
चलिए, तो हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का परिणाम क्या था, उसके बाद हुआ क्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पार्टीशन हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन के बाद तो पार्टीशन हमारे इंडियन हिस्ट्री में कह सकते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में कह सकते हैं, एकदम अनप्लान्ड था। हमें कोई प्लान नहीं किए थे, हमको कोई आइडिया नहीं था कि अच्छा ऐसा इंडिया डिवाइड भी होने वाला है कल को जाकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड जो रीजन था, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एरिया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था पार्टीशन की वजह से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई, अटैक और रेप हो रहा था, वो था लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में। बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था, बहुत सारे लोगों को फोर्स किया जा रहा था उनके घर छोड़ने के लिए, बहुत सारी महिलाओं का रेप कर दिया जा रहा था। इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स थे उनका रेप किया जा रहा था, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदूज थे, जो बॉर्डर को जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे तो वुमेन को अबडक्ट कर लिया जा रहा था, उनको अगवा कर लिया जा रहा था, अटैक कर लिया जा रहा था, किडनैप कर उनका रेप कर लिया जा रहा था। इस तरह से सिचुएशन हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 5 से 10 लाख लोगों की जान चली गई थी आफ्टर पार्टीशन। तो आप समझ सकते हैं कि आफ्टर पार्टीशन, नॉट ड्यूरिंग पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम पे ही इतने लोगों की जान चली गई थी। आप समझ सकते हैं 8 मिलियन लोग माइग्रेट कर दिए थे न्यू बॉर्डर, यानी कि इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से माइग्रेट करके बहुत सारे लोग कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। तो माइग्रेशन कितना हुआ, 8 मिलियन। बहुत सारे जितने भी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे या फिर पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए। यानी कि बहुत सारे लोग जब आ रहे थे तो उनका तो कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, उनके पास कोई घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ज़मीन नहीं, वो कहाँ रहेंगे। तो उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बनाया जा रहा था। लेकिन रेफ्यूजी कैंप्स में भी अटैक किया जा रहा था, वहाँ पर भी अटैक कर लिया जा रहा था, वुमेन को वहाँ पर भी रेप कर लिया जा रहा था। सबसे ज़्यादा तो कम्युनल जोन था, जहाँ पे बहुत वायलेंस हो रहा था, लड़ाई झगड़े, मारपीट, किल किया जा रहा था, मर्डर किया जा रहा था, वो था लाहौर, कोलकाता, अमृतसर। ये 3 जगह पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, इतना वायलेंस कि हम कह नहीं सकते। बहुत सारे अटैक किए जा रहे थे जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर को, जब वहाँ पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा। बहुत सारे चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे बॉर्डर क्रॉस करने के दौरान, बहुत सारी वुमेन को किडनैप कर लिया गया था। तो इस तरह से बहुत सारी घटना हुई थी हमारे साथ। पार्टीशन ऐसा नहीं था कि सिर्फ, यहाँ पहले ये पढ़ लेते चलिए। तो ये हमारा ये पार्टीशन था, ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। यानी कि हमारा जो ये 2 कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हेट करते हैं पाकिस्तानीज़ को, और पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा ही हेट करते हैं इंडियंस को। खैर हम हेट नहीं करते क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, वी लव पाकिस्तानी ड्रामाज। सो हम हेट नहीं करते, हेट बस हमारी जो ये कह सकते हैं हम राजनीति में ही होता है, बस हेट। हम हेट नहीं करते दिल से, हम एक ही हमारा हिस्ट्री रहा है, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आर नेबर्स। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है। आज भी आप देखते होंगे कि पाकिस्तानियों के मन में कश्मीर है, उन कश्मीर के लिए वो हमसे लड़ाई करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन सिर्फ ये नहीं था कि चलो हाँ जो रिलीजन के लोग हैं उनको बांट दो, उनको अलग अलग कर दो, नहीं। वो सिर्फ इंसानों का नहीं था, ज़मीन का नहीं था, वो प्रॉपर्टी का भी था। जैसे कि टेबल, चेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेलवेज, बसेस, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में था, उसको भी उसको भी डिवाइड किया गया था कि हाँ क्या इंडिया जाएगा, कौन सा एयरपोर्ट इंडिया जाएगा, कौन सा एयरपोर्ट यहाँ पाकिस्तान जाएगा, कौन सा एयरपोर्ट इंडिया रहेगा। तो इस तरह से भी हुआ था। तो उस वक्त 1951 के टाइम पे आफ्टर पार्टीशन इंडिया में टोटल 12% मुस्लिम्स थे। ठीक है, अभी तो और बढ़ गए हैं, चलिए ग्रेट। तो इंडिया में 12% मुस्लिम्स थे उस समय। पार्टीशन के बाद भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान नहीं गए थे। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन चुका था, बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री बन चुका था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू कंट्री बनेगा, नहीं। ये इंडिया में हमारे जो लीडर्स थे वो तो हमेशा पार्टीशन के खिलाफ थे, उसको अपोज करते थे, अगेंस्ट थे। इसीलिए हम सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट किए थे, और हम एक क्या बन गए, सेक्युलर कंट्री। यानी कि हमारे देश में, इंडिया में, भारत देश में, हिंदुस्तान में सारे रिलीजन को एक माना जाएगा। किसी भी रिलीजन को किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल वो सिचुएशन था पार्टीशन के दौरान। अब जब पार्टीशन हो गया तो ये जो हम देखते हैं कि डिवाइड किया गया बॉर्डर को, कश्मीर से लेकर ये गुजरात तक तो ये जो बॉर्डर को डिवाइड किया गया है पाकिस्तान और इंडिया में, ये किया कौन है, ये किए हैं सर रेडक्लिफ। इसीलिए हमारा जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, इसको हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन। तो सर रेडक्लिफ एक ब्रिटिशर है। ये क्या किए हैं, ये ब्रिटिश मैन है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिवाइड किए हैं। तो ये आपको याद रखना है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। तो सो दैट इज इट फॉर फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स से। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और मैं और भी 1 शॉट वीडियोज़ लाऊंगी, तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद।